मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वर्कमेंस कंपनसेशन, जिसे कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम कहा जाता है, 1923 इसका ये पुराना नाम था। बाद में इसका नाम एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 कर दिया गया। ये कर्मकारों या वर्कमैन जो फैक्ट्रीज वगैरह में, रेलवे में क्रू मेंबर्स के रूप में, ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर या अन्य भी कई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वर्कर काम करते हैं, उन सब के कार्य के दौरान तथा परिणाम स्वरूप यदि कोई दुर्घटना घटित होती है, एम्प्लॉयर के अधीन काम कर रहे हैं, उनका हाथ पैर कट जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसके आश्रितों को कंपनसेशन देने के लिए बनाया गया अधिनियम है। 2009 के संशोधन द्वारा इसका नाम एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 किया गया। बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है, श्रमिकों के हित में बनाया गया है, सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है। जैसा कहा गया है कि दो तरह के वर्कर जो होते हैं वो वीकर सेक्शन माना गया है, सोशल लेजिस्लेशन है, कमजोर पक्ष है, और दूसरी ओर एक एम्प्लॉयर होता है जो नियोक्ता के रूप में होता है, तो वर्कर को वीकर सेक्शन माना गया है। देयर इज ए फाइट बिटवीन टू थॉरोली अनइक्वल्स, एक कमजोर पक्ष है श्रमिक, इन्हीं के लिए श्रम न्यायालय वगैरह बनाए गए हैं। और श्रम न्यायालय का जो पीठासीन अधिकारी है उसे कमिश्नर फॉर वर्कमेंस कंपनसेशन के पावर दिए गए हैं। वो कमिश्नर के रूप में इनके क्षतिधन राशि जो नियोक्ता जमा करता है, एक्सीडेंट होने के 30 दिवस के अंदर ये राशि जमा करनी पड़ती है, तो वो उसको वितरण का काम करता है। किसी के हाथ पैर कट गए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके या डेथ हो गई है तो उसके आश्रितों को वो कंपनसेशन जो नियोक्ता जमा करता है, एक्सीडेंट से 30 दिवस के अंदर जमा कर देने पर नियोक्ता इंटरेस्ट और पेनल्टी से बच जाता है। अन्यथा सेक्शन 4A में इंटरेस्ट और पेनल्टी का प्रोविजन है। जितना कंपनसेशन उसका रेलिवेंट फैक्टर वगैरह से कैलकुलेशन उसमें दी गई है, गणना बनता है, उसको 30 दिवस में नियोक्ता को आवश्यक रूप से कमिश्नर फॉर वर्कमेंस कंपनसेशन, जो क्षेत्राधिकार जिसके अंदर दुर्घटना हुई है, जमा कर देना चाहिए। तो वो 12% ब्याज और 50% पेनल्टी जो सेक्शन 4A में प्रोवाइड की गई है उससे बच सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें इस अधिनियम के बारे में बताने जा रहा हूं, जो ध्यान से आप सुने। सबसे पहला, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये संपूर्ण भारतवर्ष में अधिनियम लागू है। दूसरा, ये 1 जुलाई 1924 से प्रभाव में आया और 2009 में मैं जैसा बताया मैंने कि वर्कमैन के अंतर्गत उसका नाम एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट कर दिया गया। इसके अंदर टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट भी आता है। वो काम जो वो दुर्घटना के पहले कर सकता था, दुर्घटना के बाद करने में अक्षम हो जाता है, अशक्त हो जाता है, तो ऐसे एम्प्लॉय को या उसकी मृत्यु हो जाती है कार्य के दौरान, तो ये चीजें आपको एविडेंस में लानी होगी। मर जाता है या उसके दुर्घटना में, एक्सीडेंट में, एस्टेब्लिशमेंट में काम करते समय उसकी डेथ हो जाती है या दुर्घटना में चोटें आती हैं, तो एम्प्लॉयर विल हैव टू पे द कंपनसेशन। इट इज द बाउंडन ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर। जो नियोक्ता है उसकी ये ड्यूटी है कि अगर कार्य के दौरान तथा परिणाम स्वरूप घटित दुर्घटना में कोई चोटें आ गई हैं तो उसके लिए वो कंपनसेशन जमा करे। और इसमें 4 शेड्यूल दिए गए हैं। फर्स्ट में टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट बताया गया है शेड्यूल में। सेकंड में एम्प्लॉय की लिस्ट दी गई है। थर्ड में ऑक्यूपेशनल डिजीज कौन कौन सी हैं जो व्यवसाय के कारण होती हैं। और चौथे में परमानेंट डिसेबलमेंट और डेथ के बारे में फैक्टर के अनुसार कंपनसेशन कैलकुलेशन दिया गया है। तो एप्लीकेबिलिटी जैसा मैंने बताया, फैक्ट्रीज पर ये एप्लीकेबल है, माइंस पर, खानों पर एप्लीकेबल है, ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट पर लागू है, और जहां पर ईएसआई अधिनियम के प्रावधान लागू हैं वहां इसके प्रावधान वर्कमेंस कंपनसेशन के नहीं लगते हैं। एक ही कंपनसेशन के लिए 2 बार वो कंपनसेशन एम्प्लॉयर से नहीं लेता है, अर्थात ईएसआई से जो कवर्ड है वो डब्ल्यूसी एक्ट का लाभ नहीं ले सकते हैं वो श्रमिक लोग। इंजुरी के पहले स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट में जो काम कर रहा था, अगर वो काम करने में असमर्थ हो जाता है, लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है, वो जो वर्क पहले करता था नहीं कर पाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे 30% कोई अंगूठा वगैरह कट गया है तो 30% उसकी शेड्यूल में दिया गया है। एक हाथ कट गया और उसके एक हाथ की 4 उंगलियां कट गई किसी दुर्घटना में, तो वो 100% डिसेबिलिटी मानी गई है। तो ये डिसेबलमेंट की सब शेड्यूल दी हुई है। लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी कितनी हुई ये कैलकुलेट करना पड़ता है। पार्शियल टोटल डिसेबलमेंट हो सकता है। विद इन 30 डेज जैसा मैंने बताया कंपनसेशन जमा कर देना चाहिए। दूसरे, इसमें अगर नई समय से 30 दिन के अंदर किया जाता है तो 12% ब्याज, 50% पेनल्टी का प्रोविजन है। जैसा मैंने बताया कि लंबी लिस्ट है, इसमें न्यूज़पेपर के बाहर के काम करने वाले, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले वर्कर्स, सर्कस में काम करने वाले वर्कर्स, लोडिंग अनलोडिंग करने वाले ड्राइवर, कंडक्टर, रेलवे क्रू, ये सब इसमें कवर होते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर उड़ीसा वर्सेस
गीता रानी का एक मामला महत्वपूर्ण हुआ है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स के वर्कर को भी एम्प्लॉय माना गया है और ये कहा गया है कि वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पहले लायबल है और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो अगर पे कर देता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर से भी उसको रिकवर कर सकता है। तो ये कुछ जानकारियां ऐसी हैं कि आप एक्सीडेंट होते ही विदिन 30 डेज अगर ESI में कवर्ड नहीं है, तत्काल कमिश्नर फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन जो आपके क्षेत्राधिकार का न्यायालय है, लेबर कोर्ट है, वहां कंपनसेशन की राशि जमा कर दें, अन्यथा आप इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए भी लायबल हो सकते हैं। और ये श्रमिकों के पक्ष में बनाया गया कानून है। निश्चित तौर पर यदि उसे चोटें आती हैं, हाथ कट गया, पैर कट गया, जो काम वो पहले करता था वो बाद में दुर्घटना के बाद नहीं करता है या करने की स्थिति में नहीं है, तो आप कंपनसेशन देने के लिए लायबल होंगे। तो ये मैंने महत्वपूर्ण जानकारी वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 के संबंध में जो एम्प्लॉय के नाम से है दी। मित्रों, कैसी जानकारी लगी इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चनाज RTF के नाम से है। कृपया उस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। नमस्कार।